और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन ने जम्मू में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि ई ऑटो रिक्शा के रास्ते को जोन में तकसीम करने का इंतजामिया की तरफ से लिया गया फैसला उन्हें काबिल कबूल नहीं है। यूनियन के सदर गौरव कपूर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंतजामिया को इस हुक्म को मनसूख करना चाहिए, क्योंकि पहले ही 37 रजिस्टर्ड स्टैंड है जहां से वो काम कर रहे हैं और रूट्स को जोन में तकसीम करने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में एक मेमोरेंडम भी पेश किया। जब से ई रिक्शा लॉन्च हुआ है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी जाती है, कभी कोई फरमान कभी कोई फरमान। जैसे कि अभी आप देखें जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ई रिक्शा को जो है वो जोनों में बांट दिया गया है और हमें जो ऑर्डर कर दिया गया कि अपनी प्लेट्स लगा के जोन के अंदर चलो, और हमें जो टाइम दिया था उन्होंने वो टाइम ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है वो टाइम। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें ये परेशान करेंगे, इसलिए आज हम अपना मेमोरेंडम जो है वो जो भाजपा के जो लीडरशिप है उसको देने आए, क्योंकि ये जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री का है, तो इसी सपने को पूरा करने के लिए हमें बार बार रोका जा रहा है। आज हमने मेमोरेंडम दे दिया, अभी हमने इसका इंतजार करेंगे कि अब हमें ये क्या जवाब देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ई रिक्शा जो है सड़कों पे जाए, वो स्मूथली चले और उसको रोका ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ई रिक्शा के माध्यम से ही हम लोग ग्रीन कॉरिडोर का ड्रीम को है वो पूरा कर सकते हैं। ई व्हीकल के तहत हम इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बात सच है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो ग्रीन एनर्जी की बात की है तो उसमें नए ऑटो को लॉन्च किया गया है, और अब इनकी डिमांड है वो ऐसी भी डिमांड नहीं है कि मिल बैठ करके पूरी नहीं हो सकती। उसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरेस्ट लेकर के जो भी इनकी डिमांड्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उनको सुनना चाहिए, और उसी हिसाब से जो स्टैंड्स इनके ऑलरेडी जो बताया गया कि 37 स्टैंड्स बने हुए हैं, उसी आधार पर इनके साथ डील करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हम भी इस पर बात करेंगे और जल्द ही जो इनकी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। नरवाल जम्मू की अहम सब्जी मंडी को ताज़ा सब्जियों की किल्लत का सामना है और इसकी वजह यह है कि पड़ोसी रास्तों से आने वाली ताज़ा सब्जियों और फलों से लदे ट्रक लखनपुर में ट्रैफिक जाम की वजह से मंडी नहीं पहुंच पा रहे। दिल्ली जम्मू कौमी शाहराह पर कठुआ इलाके में ट्रैफिक जाम की वजह से ट्रक लखनपुर में फंस कर रह गए हैं। हालिया वक्फे से होने वाली बारिशों और तुगयानी की वजह से डालाचक के मुकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचने की वजह से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम देखा जा रहा है। सब्जियों की तिजारत से वाबस्ता लोगों के मुताबिक कल से दीगर रियासतों से दरामद की गई ताज़ा सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। ताजिरों के मुताबिक उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। मौजूदा मौसम की वजह से सब्जियां तबाह हो जाएंगी। दरियास्ता जिला इंतजामिया कठुआ ने हुक्म दिया है कि भारी गाड़ियों को लखनपुर से मुतबादिल शाहराह से मोड़ दिया जाए ताकि शाहराह पर ट्रैफिक की खराबी से बचा जा सके। में जो है सब्जी है, फ्रूट है, इस मंडी का आलू प्याज है, वो गाड़ियां भी रोक दी हुई हैं। पेरिशेबल आइटम में आज बरसात के मौसम में 2 घंटे गाड़ी में माल नहीं रह सकता, तो कल की 1-1, 2-2 बजे की गाड़ी रुकी हुई है, आज तक गाड़ियाँ छोड़ी नहीं गई, अभी तक वहाँ खड़ी हैं। जो चीज़ कल मंडी में 10 रुपये किलो थी वो आज आइटम 30 रुपये किलो है, जो 30 रुपये किलो थी वो आइटम आज 80 रुपये किलो है। जो नुकसान है, जो सज़ा मिल रही है वो आम शहरी को, आम जनता को मिल रही है। जो गाड़ियाँ सब्जी की है वो ख़राब हो रही हैं कहाँ पे? लखनपुर में। लखनपुर में गाड़ियाँ रोकने का मतलब क्या है? आप रोको, वो आइटम रोको जो ख़राब ना हो। जो पेरिशेबल आइटम है वो क्यों रोक रहे हो आप? पेरिशेबल आइटम को निकालो। वो गाड़ियाँ सारी लखनपुर में रोकी हुई हैं और वो सारा सब्जी वहाँ पे सड़ रही हैं, और यहाँ पे हाहाकार मची हुई है सब्जियों की। 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, घिया 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, जो 5-6 रुपये किलो घिया बिकता था, आज सब्जी की हालात ये बने हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अपने रास्ता क्लियर कराएं, सब्जी की, फ्रूट की, आलू की, प्याज की ये गाड़ियाँ मंडी में पहुँचे। वो महंगाई कितनी हो गई आज मंडी में? 10-15%, 20-20%, 30% महंगाई बढ़ गई है। इसका जिम्मेवार तो कौन होगा? जम्मू से खबर है जहां आई फ्लू यानी आशूब चश्म के मामलों में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और दीगर सरकारी अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आशूब चश्म के मामले आमतौर पर मॉनसून सीजन में ही ज्यादा होते हैं और इनकी अलामात आंखों का लाल पड़ जाना, खारिश और आंखों से लगातार पानी आना है। डॉक्टर अशोक शर्मा HOD शोबा इमराज चश्म ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पहले के मुकाबले OPD में आई फ्लू के मामलों में 80% इजाफा देखा जा रहा है।
डॉक्टर अशोक शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, हमारे साथ हैं। बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, जो आम आज बीमारी है, पूरी तरह से फैली हुई है। इस ज़िम्न में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे बात करेंगे ऑप्थेमोलॉजी के बारे में। जो ये बीमारी है आई फ्लू, ये बेसिकली ये बीमारी है क्या? आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी चलता है, आंख चिपक जाती है, पलकें सूज जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। हर साल जब 2-4 साल के बाद जब वायरस का नया जीनोम आता है, नया वायरस आता है, उसमें कोई म्यूटेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो ये एक एपिडेमिक के रूप में मतलब बहुत सारे केसेस एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी यही हुआ है, कोई वायरस का नया म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो आज से हफ्ता पहले हमारे पास 5-10% थे, आज सुबह की ओपीडी में ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग वायरल फ्लू लेके आ रहे हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और इसकी प्रिकॉशन में रहता है कि आपने जिसको फ्लू हो गया है उसने अपने आप को आइसोलेट करना है, हमें दिखाना है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, दवाइयाँ लेनी हैं और अपना तौलिया, रुमाल, साबुन, अपना बेड शीट्स, पिल्लोज़ ये सब शेयर नहीं करने हैं, अलग रखना है, ताकि पहले 6-7 दिन में इन्फेक्शन जो होती है वो फैलती है। तो अगर पहले 6-7 दिन में आप किसी के टच में नहीं आते हैं तो इन्फेक्शन आपके साथ ही ख़त्म हो जाती है, आपके पास ही रह जाती है, आगे नहीं जाती है। पर अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल से ला रहे हैं, किसी को स्कूल में एक बच्चे को होता है, वो सब बच्चों को देता है, वो सारे बच्चे जाके अपने घर में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिसको ये फ्लू होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। जैसे आपके बच्चे को फ्लू हो गया तो उसको स्कूल मत भेजें, डॉक्टर को दिखाएं। मोस्टली ये बिनाइन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है आप आँखों को, क्योंकि इसमें कंजक्टिवा ही इन्वॉल्व है। जो हमने अभी तक केस देखे हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है। कॉर्निया जो सेंटर वाला पर्दा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको काला दिखाई देता है। तो जब कॉर्निया जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक नज़र की कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ये धीरे धीरे सेटल हो जाता है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, पर ट्रीटमेंट सबको लेनी है। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के चेयरमैन बलदेव सिंह ने सिख तबके के लिए भी सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हालिया रिजर्वेशन का खैर मकदम करते हैं, साथ ही कश्मीरी सिख बरादरी के लिए भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन के लिए वज़ीर दाखिला से भी उन्होंने नुमाइंदगी की थी और उन्हें रिजर्वेशन की यकीन दहानी कराई गई थी। उन्होंने हुकूमत से सिख बरादरी को सियासी रिजर्वेशन पर गौर करने की अपील की है और उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी सिख बरादरी को हुकूक दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने हुकूमत उन्हें नज़रअंदाज नहीं करने की अपील की है। देखिए, हमारे साथ हर वक्त जो है नाइंसाफ़ी हुई है, ख़ासकर जो कश्मीर में सिख रहते हैं। वो जितना सेक्रीफाइस कश्मीरी सिख ने किया 47 से लेके पाक को लेके 35,000 लोग उस टाइम हमारी शहादत दिया लोगों ने, गांव के गांव खाली हो गए। उसके बाद 90s के बाद जब कश्मीरी पंडित यहाँ से गए, सिख कौम डटी रही और उनका बहुत नुकसान हुआ। चिट्टी सिंहपुरा कांड, बैजू नगर कांड और कितने सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने खून से इस कश्मीर को सेफ रखा, सरदार यहाँ पे बसते रहे। और जब फ़ायदे की बात आती है, जब हम कोई चीज़ गवर्नमेंट को देने की बात आती है तो हमें ही इग्नोर किया जाता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस 90 के बाद इस 30 साल में हुआ वो कश्मीरी सिख का हुआ है। अगर आप देखोगे हमारे गांव के गांव उजड़ गए, हमारे लोग अपनी सस्ती ज़मीनें बेच के उन्होंने अपने जो हैं बाज़ारों में आ गए, जिस तरह कोई श्रीनगर में आ गए, अगर आप और जो रूरल एरिया के लोग थे जो बारामूला में आ गए, इस तरह जो त्राल वाले लोग थे वो अनंतनाग चले गए या श्रीनगर आ गए। और महजू यहाँ पे जिस तरह ये बडगाम है, ये जो आपका महजू नगर है, ओलची बाग है, ये सारा जो है ये 90 के बाद ही यहाँ पे डेवलप हुआ, क्योंकि लोग एक सेफ जगह आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब बात करें, जब हम अभी हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें उन्होंने रिजर्व की हैं। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, जिस तरह उनको एज ए माइग्रेंट कोटे पे, माइग्रेंट बेस पे उनको 2 सीटें दी हैं, तो जो कश्मीरी नॉन सिख माइग्रेंट हैं, जो नॉन माइग्रेंट लोग हैं, तो उनको भी 2 सीटें दे दें। उसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि जो हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। और हमारा कोई काफ़ी सारे मसले हैं, जिस तरह मेरे भाइयों ने बोला, वो लोग किसके पास जाएंगे।
और इतनी सारे इशू हैं, और जब कोई अपना बंदा सामने नहीं होगा वो लोग जाके किसको अपनी बातें बताएंगे, कौन उनका काम करेगा। तो एक वक्त आया था जिसमें कमीशन बना था, जब हम एलजी साहब का भी बहुत शुक्रिया करेंगे, उन्होंने भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं हमें उनसे, और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जो है ये उनके हाथों से हो। और अभी पार्लियामेंट चल रही है वहाँ पे दिल्ली में, मेरी सुबह तरुण चौक जी से बात हुई, मेरी सुनील जी से बात हुई, और हम खुद होम मिनिस्टर साहब को उनके घर में मिले। उन्होंने हमारे से वादा किया था कि आप ये बात मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन जब कल हमने देखा कि भाई ये सारा कुछ हो गया और सरदारों को दोबारा से इग्नोर किया गया, या तो ये प्रोजेक्शन या तो ये एक सिख कौम ही है जो यहाँ पे एक बहुत बिल्कुल कम गिनती में, मतलब टोटल 1.5 लाख की पॉपुलेशन है हमारी, माइनॉरिटी स्टेटस भी नहीं मिला है, और हर वक्त हमें इग्नोर किया जाता है। और कितनी देर हम इन लोगों को यहाँ पे बोलेंगे रुकने के लिए, या हर वक्त हमारी जो कम्युनिटी हमें क्वेश्चन करती है कि भाई हमारा एक सिंगल काम भी नहीं हुआ है, जबकि हम हर वक्त गवर्नमेंट के कोई भी काम होता है हम फ्रंट लेते हैं और हर काम हम करते हैं, और जब देने की बात आती है तो हमें इग्नोर क्यों किया जाता है। और एक वक्त था जब के अगर आप 47 से पहले देखें, जब महाराजा हरि सिंह ने पहली असेंबली बनाई थी, उसमें उन्होंने 2 सीटें सिखों के लिए रखी थी। इवन के बुद्धिस्ट के लिए 1 सीट ज़रूर थी, और यहाँ के मुस्लिम के लिए 10 सीटें 12 सीटें ज़रूर थी, और इस तरह कुछ उन्होंने अपने पास भी सीटें रखी थी। तो तब से लेके वो एक कोटा चल रहा था, और 47 के बाद जो है उसके बाद आज तक जो है किसी सरदार को किसी ने पूछा नहीं। हमें बड़ी आज थी इसके बाद के, अभी जिस तरह की बातें हुई थी, हम होम मिनिस्टर साहब को मिले थे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले, उन्होंने बोला था कि हम ज़रूर आपका सोचेंगे। और डिलिमिटेशन कमीशन था, उनके साथ हमने 10 बार मीटिंगें की हैं, हमने मेमोरेंडम्स दिए हैं। अलग अलग जितनी हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं सब ने मेमोरेंडम दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि या तो जो यहाँ से जो रिकमेंडेशन जाती है वो प्रॉपर नहीं जाती है, और क्योंकि यहाँ का जो डाटा है, अगर आप देखेंगे कि एलजी साहब परसों हमारे छठी पातशाही गुरुद्वारे में भी आए, उसके बाद शोपियान के हम उनका बड़े शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने खुद देखा कि यहाँ के जो सिख पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, तो उसके बाद रहने के बाद जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि हमने कश्मीर को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, और कश्मीर का एक गुलदस्ते की तरह कश्मीर को सजाना है, ठीक है ना। इसमें जिस तरह एक बगीचा होता है उसमें हर किस्म का फूल होता है। अगर गवर्नमेंट दिल से वो चाहती है तो उनको ये काम दोबारा से करना पड़ेगा। अगर वो उनकी ये सोच है तो उस सोच में जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सिख हैं जो यहाँ रहते हैं, जो इस गुलदस्ते को अलग से एक खुशबू रंग देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको सीरियस सोचना चाहिए, और शायद हमारे से भी गलती हुई होगी, हमने इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया, और हम चाहते हैं कि ये उन्हीं के हाथ में है। ऐसा तो नहीं है कि बिल पास हो गई अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो ये आजकल में ही हो सकता है, और ये सीरियस होकर उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा। और कल उन गवर्नमेंट को भी पछतावा होगा कि हमें एक मौका मिला था कश्मीरी सरदारों को हमें एम्पावर करने का, वो हमने खो दिया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखो आज नहीं तो जो हमारा जो कश्मीरी सिख है वो गवर्नमेंट नौकरी पे डिपेंड है, जो रिटायरमेंट होता है वो अपना बच्चे उनके सारे बाहर हैं, वो बोरी बिस्तरा उठा के जम्मू या बाहर की जगह चला जाएगा। आने वाले टाइम पे यही गवर्नमेंट फिर लोगों को बोलेगी आके वापस बसो। जिस तरह कश्मीरी पंडितों को 30 साल से हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके, हम उनके लिए फ्लैट्स के सोच रहे हैं, हम उनके लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जॉब्स का सोच रहे हैं, तो वही चीज़ दोबारा से ना इनको करनी पड़े सरदारों के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट को ही सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीरी सिखों से ज़्यादा इसका फिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होना चाहिए। बिल्कुल मैंने आज ही तरुण चौकी साहब से और सुनील, मैंने कहा हमारे HM साहब से मीटिंग करो, हम उनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपने हमें घर में बैठ के वादा किया था तो आज हमारा वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। हम बिल्कुल उनसे टाइम मांगेंगे और हम कोशिश करेंगे हम 2-3 दिन के अंदर उनसे मिलें। इस पार्लियामेंट के रहते ही हम अपना जो काम है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो सोच के ये काम करेंगे, क्योंकि जितने परेशान हम हैं उतनी ज़रूरत उनको भी हमारी है। न्यूज़ अपडेट एट 4 में ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। हिमपथरी दमेहाल अंजीपुरा के गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने चुलगाम कुलगाम में इज्तिमाई तौर पर अपनी मांगों को लेकर इंतजामिया और सरकार को एक मेमोरेंडम पेश करने की पहल की। बीजेपी के सीनियर लीडर आबिद हुसैन खान ने नुमाइंदगी करते हुए कहा कि सरकार गुजर बकरवाल तबके की जायज़ मांगों को पूरा करे। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को नाफिज करें ताकि उन्हें सहूलत हो। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का, कि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करना
एक राहत है एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए। आज होमपात्री के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें काफ़ी संख्या यहाँ पे थी। इनका एक डिमांड है, वो जायज़ डिमांड है। ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो मालिकाना हुकूक है वो इन लोगों को मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इनके मवेशी है तो उनके लिए वहाँ पे एक ज़मीन वागुजार होनी चाहिए जहाँ से उनको घास बाकी जितने भी मसाइल हैं मवेशियों के तो वो इनका बरपा हो। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने 3 दहाई बाद श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने पर एलजी इंतजामिया की सताइश की है। उन्होंने 10 मुहर्रम को भी तमाम इलाकों में मुहर्रम के जुलूस पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। आगा सैयद अब्बास रिजवी ने उड़ी के इलाके चोलन में हुसैनी मजलिस में शिरकत की। अब्बास रिजवी ने इस मौके पर कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात भाईचारे और हक़ व इंसाफ के लिए कुर्बानी का दर्स देती हैं और इंसानियत को पुरअमन और खुशहाल दुनिया के लिए इन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पर न सिर्फ शिया बरादरी सोगवार है बल्कि दुनिया का हर मजहब और फ़िरका शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी से मुतासिर है। जिस जुलूस की इजाजत नहीं मिली, हालांकि वो 34 साल में वो हमारे अपने यहाँ हुक्मरान रहे हैं, अगर वो भी चाहते तो वो भी इस जुलूस को निकालने की इजाजत देते। लेकिन मैं आज इस बाबरकत मजलिस में जितने भी इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो ममनून व मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने कल एक ऐसी तारीख रकम की है। बीजेपी करगिल ने 35 साल बाद शहर श्रीनगर में तारीखी रास्ते से 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने पर करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हाजी इनायत अली की सरबराही में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के चेयरमैन ने मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त देने के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एनसी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। आप सबको पता है कि 8वें मुहर्रम, 9वें मुहर्रम, 10वें मुहर्रम जब भी श्रीनगर में कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस की शुरुआत होते थे, शुरू होने से पहले ही मतलब इसका एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता था और ये सिलसिला 35 साल से चलते आ रहे थे। आज मैं बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम साहब, अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर, मनोज सिन्हा जी, हमारे यूटी जम्मू कश्मीर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 35 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि यही सियासतदानों ने जो कश्मीर में चल रहे थे अपनी सियासत गर्म करने के लिए 35 साल से इसको एक डिस्प्यूट बना के रखे हुए थे। इसमें कश्मीर के अवाम का कोई कसूर नहीं। ये अवाम को दिखा के ये अपना सियासत गर्म कर रहे थे आज का। तो आज जो है वो चीज़ खत्म हो गए। जिस तरह कांग्रेस जो है 70 साल से यूपी में जो हमारे मुहर्रम उल हरम के जुलूसों के ऊपर जो हरकतें करते थे, जब से बीजेपी सरकार आया यूपी में भी जो है मुहर्रम का जो है जुलूस जो है वो पुरअमन निकलने लगा। इससे पहले हम सुनते थे यूपी में मुहर्रम के दिन जो है हमेशा जो है वहाँ पर फसाद रहते थे और कांग्रेस सरकार जो है दावा करते थे कि हम सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है बोल रहे थे, लेकिन वो सेक्युलर के आड़ में मुस्लिम और मुस्लिम को लड़ा के अपना सियासत करते थे। डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा ने बुध को मारकंडल बानीपुरा में लड़कों और लड़कियों समेत तमाम उम्र के ग्रुपों के लिए डिस्ट्रिक्ट पेनकाक सिलत चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस तक़रीब का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पेनकाक एसोसिएशन बानीपुरा ने जिला इंतजामिया बानीपुरा के ताउन से किया। स्पोर्ट्स काउंसिल कदीम इंडोनेशिया की मार्शल आर्ट पेनकाक सिलत की एक सनसनीखेज नुमाइश होने का वादा करती है और जिले भर से बासलाहियत खिलाड़ियों को इकट्ठा करती है। डीसी ने शुरा की हौसला अफजाई की कि वो पूरी चैंपियनशिप में दयानतदारी के साथ मुकाबला करें और स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे को बरकरार रखें।
इवेंट कराया जा रहा है यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का। ये बहुत ही यूनिक बात है कि इतना दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा अली स्पोर्ट्स अकेडमी को और हमारे। आज हमने जो हमारा रेगुलर और ऑप्शनल इवेंट होता है हर साल का पंचायत स्लैश चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप बांडीपुरा की, उसकी आज इनॉग्रेशन थी बांडीपुरा में, जो 4 दिन चलेगा बांडीपुरा में, जिसमें ऑलमोस्ट मरकुंडल में जितने भी एडजस्ट स्कूल्स और क्लब्स हैं मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन के साथ साथ इसमें जो आने वाले जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स है स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स या नेशनल के कॉम्पिटिशन्स, इस चैंपियनशिप से उन चीज़ों बच्चों को मौका मिलेगा वहाँ जाने के लिए। वो पंचायत स्लैश जो मार्शल आर्ट्स है एक यूनिक स्पोर्ट्स है, यहाँ के इलाके के लिए यहाँ के बच्चों के लिए एक नया स्पोर्ट्स है और नया एक्सपोजर है। इस चीज़ से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा आने वाले दौर में, उनको बहुत ही। जिला बांडीपुरा के पसमानदा गांव सिद्रकूट पाइन से ताल्लुक रखने वाले 18 साल फैजान मुश्ताक की कहानी दिल को छू लेने वाली है। फैजान मुश्ताक दूसरों के लिए तहरीक बन गए हैं, मिशल राह बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी पहली किताब जब मोहब्बत खत्म होती है के लिए मुनसिफ के जुमरे में मोअज़्ज़ज़ राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2023 जीता। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़्क़दा अवार्ड तकरीब में फैज़ान की शायराना सलाहियतों और उनके फ़न के लिए लगन का जश्न मनाया गया। फैज़ान को बचपन से ही लिखने का बेहद शौक़ रहा है। फैज़ान को शब्बीर सर यानी उनके उस्ताद और फ़हीमुल इस्लाम जैसे सरपरस्तों से काबिल क़द्र रहनुमाई हासिल हुई। उन्हें अमीन एकेडमी के तमाम असातिज़ा ने सहूलत फराहम की, जिन्होंने इस बावकार कौमी अवार्ड के सफ़र में अहम किरदार अदा किया। हाल ही में मेडिकल स्ट्रीम में 12th क्लास उन्होंने पास की है और अब फैज़ान का मकसद MBBS की डिग्री हासिल करके खिदमत खल्क़ करना है। जी, ये अवार्ड कहते कि इंडिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड है एक। इसकी नॉमिनेशन स्टार्ट हुई थी विंटर्स में, मैंने अप्लाई किया, फिर मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, उन्होंने मेरा वर्क देखा और फिर कहा कि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई है। जी, राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड है इसका नाम, नेशनल इंस्पिरेशन अवार्ड। ये मुझे राइटर्स की कैटेगरी में मिला, लिटरेचर में। ऐसे राइटिंग तो मैं बचपन से ही करता था, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 11th क्लासेस। जी, ऐसे मैंने को-ऑथर की है 73 बुक्स और एक इंटरनेशनल एंथोलॉजी भी कंपाइल की है, जिसमें बहुत सारे कंट्री से राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया। और एक मैंने बुक लिखी है व्हेन लव लास्ट्स, और वो मैंने सोलो पोएट्री बुक लिखी। जी, ये जो अवार्ड मिला ये मुझे मिला उस बुक के लिए जो मैंने सोलो लिखी थी, व्हेन लव लास्ट्स। जी, मैंने बहुत सारे पोइट्स को पढ़ा है, जैसे अल्लामा इकबाल फेमस पोइट जो है, और मैंने आज के दौर में जो पोइट्स है अभी यंग जनरेशन से, पुलवामा में एक राइटर रहते हैं फ़हीमुल इस्लाम, वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है। और सपोर्ट की बात की जाए तो सभी ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, फैमिली में सभी ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने भी और फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मू कश्मीर की जानिब से त्राल में इंसदाद मंशियात रैली का एहतमाम किया गया। रैली को ADC त्राल साजिद नक्काश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ADC त्राल ने मीडिया को बताया कि मंशियात की लानत को काबू में करने का इंतजामिया ने वादा किया है और इसी ज़िम्न में ऐसी रैलियों का खास इनेकाद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अवाम से भी मंशियात मुखालिफ मुहिम में इंतजामिया का ताउन करने की अपील की है। कंसर्टेड एफर्ट्स हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे ये हिंदुस्तान स्काउट्स हैं, चाहे कोई और NGO हैं, चाहे कोई भी जो भी मनीशियात के ज़रिए उसका खात्मा करने के लिए कोई भी इकदाम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इसका हम सराहना करते हैं और गवर्नमेंट इनके साथ है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। और इन चीज़ों से ही पता चलता है कि लोगों को पता चलता है कि कुछ हो रहा है और इनके ज़रिए से एक बाज़ाब्ता तौर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को कि नहीं, वी हैव टू से यस टू लाइफ। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।